अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान के सियासी उफ़ पर छाई हुई धुंध जो है वो मज़ीद गहरी हो गई है। ज़ाहिर है मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है उसने जब नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद तकाजा इस बात का है कि नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, क्योंकि बग़ैर मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के बग़ैर क्या इंतखाबात जो है उसका इनेकाद मुमकिन है। और अगर ये हल्का बंदियाँ होनी हैं तो फिर ताख़ीर तो वाजिब हो जाती है। और ज़ाहिर है इसके लिए जो सियासी जमातों के बयानात आ रहे हैं उससे इस चीज़ का इजहार होता है कि वो तमाम लोग इस ताख़ीर के लिए तैयार हैं। और जो सियासी सरगर्मी है वो भी इस तरीके से अभी नहीं चली है कि जिससे ये कहा जा सके कि इंतखाबात की रुत जो है वो आ गई है। अब इस सूरत हाल के अंदर क्या ये ताख़ीर जो है ये कुछ माह पर मुहित होती है या वक्त उससे ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि हम 9 महीने के IMF के साथ एक प्रोग्राम में हैं और ये प्रोग्राम इंतहाई कड़ी शराहत पर उनका हसूल मुमकिन बनाया गया है। और ये शराइत जो हैं ये यकीनन पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई तकलीफ़देह हैं और उनको उस अज़ियत का मज़ा चखना पड़ रहा है जो एक माशी तौर पर बदहाल मुल्क के अवाम के हिस्से में आती हैं। पाकिस्तान की अशराफिया जो है उसको तो इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इसके असरात उन पर मुरतब नहीं होते हैं। पाकिस्तान के गरीब अवाम उस तरीके से बराह रास्त डॉलर इकॉनमी के साथ जो हैं वो वाबस्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो यकीनन डॉलर इकॉनमी के साथ पैवस्ता है। और ये सूरत हाल जो है ये ही सियासी मामलात को जो है उनका तयन करती है। और अब देखना ये है कि क्या इंतखाबात जो हैं वो इस मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ और फिर उसके बाद जाकर होते हैं, या ये कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने जो नोटिफाई किया है नई मरदमशुमारी को उसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। क्या वहाँ से सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से जो है वो क्या कह सकती है और वहाँ से क्या निकल कर सामने आता है, ये भी एक कानूनी बहस होगी। और ज़ाहिर है कि ये बात पहले कही जा रही थी कि पुरानी मरदमशुमारी जो है और पुरानी जो हल्का बंदियाँ हैं उसी के ऊपर इंतखाबात हों, लेकिन जब इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद जो है वो पहले दिन से मशकूक था और ये बात कही जा रही थी कि इंतखाबात जो हैं अभी नहीं होंगे और ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जवाज़ जो हैं उसके पैदा होंगे और उसके बाद मुल्क को मुआशी तौर पर इस्तेहकाम पज़ीर किया जाएगा और फिर इंतखाबात का मरहला जो है वो आएगा। ये सारी आइनी और कानूनी जंग है और ज़ाहिर है कि आइनी मामलात के अंदर क्या आइनी तकाज़ों को उनकी असल रूह के मुताबिक पूरा किया जा रहा है। यकीनन ये भी एक चैलेंजिंग डिबेट है और इस बारे में मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद खान साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। और हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर रिजवी साहब, डायरेक्टर हैं फाफन के, जो पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और ज़ाहिर इस हवाले से इनके जो एदाद शुमार हैं और इनका जो बाकी काम है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है। शाइक उस्मानी साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि जब मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है वो मंजूरी दे देती है कि जो मरदमशुमारी हुई है उसके एदाद शुमार का इजरा किया जाए, उसकी मंजूरी हो जाती है, तो क्या नई हल्का बंदियों के बग़ैर उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो सकते हैं, या ये कि ये जो नई हल्का बंदियाँ हैं ये फिर एक बुनियादी शर्त जो है वो बन जाती है? देखिए, इसमें जो मुश्तरका मफाद की जो काउंसिल है उसका फैसला से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे तो आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का और सब आर्टिकल 5 साफ तौर से कहता है कि हल्का बंदियाँ और सीट की जो एलोकेशन है वो उस बेसिस पर होंगी जो सेंसस जो सबसे लास्ट सेंसस हुआ है, प्रीसीडिंग सेंसस,
तो इस वक्त जो डिजिटल सेंसस जो एक हुआ, एक तो पहले हो चुका, 1 साल पहले 2 साल पहले, और अब जो डिजिटल सेंसस हुआ था उसके बेसिस वो लास्ट सेंसस था, तो उसके बेसिस तो ये तो आइन की शर्त है और इसके आगे जा नहीं सकते। पहले असल में जो कोशिश कर रहे थे लोग के इलेक्शन पहले हो जाएं, हर एक के अपने अपने सियासी मकासद थे पार्टीज के, वो अपने मकासद के बिना पर कह रहे थे कि पहले होना चाहिए। लेकिन अब तो कोई गुंजाइश नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन जो सॉरी हल्का बंदियाँ जो हैं वो उस बेसिस पर हों जो कि सेंसस हो चुका है। तो अब तो वो होना है, और इसकी वजह अगर ये होना है तो उस सूरत में चूंकि ये तो मई में हुए थे डिजिटल सेंसस, तो अगर उस वक्त शुरू हो गया होता, मई में शुरू हो गया होता हल्का बंदियाँ वगैरह और सब चीज़ें, तो अब तक तो मामला तय हो गया होता और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो तो किया नहीं इन लोगों ने। तो अब जब अगर अब करेंगे तो उस सूरत में कम से कम 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे इनको करने में। और जो इनके पास टाइम है वो 3 महीने का टाइम है इलेक्शन कराने का। अगर ये 9 तारीख को डिसॉल्व होती है असेंबली, तो यकीनन इलेक्शन डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो किस वजह से होंगे, क्यों होंगे और उसके क्या फ़वाइद होंगे, क्या नुकसान होंगे, किसके लिए, ये एक अलग बहस है, उसमें मैं इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। इस वक्त सिर्फ लीगल इशू मैंने आपको बताया। ठीक है। अब इश्तियाक अहमद खान साहब, आइनी तकाजा जो है, देखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बहुत बड़ा इशू था कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, नई हल्का बंदियाँ होंगी, फिर मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। अब आप इसको ये समझते हैं कि नहीं, ये अब चूँकि मरदमशुमारी हुई है और आइनी तकाजे जो हैं वो पूरे होने चाहिए, और अगर ताख़ीर हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखें, जैसे शेख उस्मानी साहब ने कहा कि आइन सुप्रीमेसी की बात जब है ना, तो फिर आइन के अंदर दिए गए आर्टिकल्स को एज इट इज़ हमें तस्लीम करना पड़ता है। जब इलेक्शंस की डेट दी गई थी 14 मई की, तो तब भी हम यही कहते थे कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। जो टाइम दिया गया है वो विदिन 90 डेज इन पंजाब असम्बली का और केपीके का होना चाहिए था। वो भी आइन की उस रूह के मुताबिक, आइन के आर्टिकल की कमांड के मुताबिक कहते थे। अब जब डिलिमिटेशंस के ऊपर, सेंसस के ऊपर उनको वक्त और आइन जो है वो उसके लिए, उनके लिए एक रास्ता देता है, और उस पे भी पाबंदी उतनी ही लाजमी है जितना 90 दिन के इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो, आपको पता है कि पहले टीवी पे आके ये बयान दे चुके हैं। जब 14 मई को अनाउंस हुआ था तो उन्होंने कहा था हमें 4-5 महीने जो हैं वो डिलिमिटेशंस के लिए हमें चाहिए। और अगर उस वक़्त जैसे शेख उस्मानी साहब ने फरमाया कि मई में ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय हो गई थी, तो इस वक़्त इसको मुश्तरका मफाद कौंसिल के इस फैसले को इस वक्त पे ये थोड़ा सा मेलाफाइडली सी लगता है। मतलब अदरवाइज देखें, अगर ये डिलिमिटेशन और इस सेंसस के मुताबिक ही करना था तो इलेक्शन कमीशन के पास तो और कोई काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ इलेक्शन करवाने की तैयारी करनी थी, और इलेक्शन उन्हें पता था कि हमने 60 डेज में करवाना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, या 90 डेज के अंदर करवाना है। ये पता था कि असेंबली की मुद्दत भी पूरी हो रही है। वो शायद किसी और वहम में थे कि असेंबलियां वो एक्सटेंशंस मिलेगी, कोई इसके अंदर इमरजेंसी की बात होगी, तो फिर इस तरह से तो इदारे जब सोए रहेंगे तो फिर तो वक्त पे काम नहीं होगा। मैं इश्तियाक साहब आता हूँ। अच्छा, इसमें अब मुदस्सर रिजवी साहब, आप लोग इंतखाबात को कवर करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, सारी सूरत हाल को आप देखते हैं, और माहौल को भी आप जैसे डॉक्टर नब्ज़ पे हाथ रखता है, आपको भी ये लग रहा है कि अब इंतखाबात जो हैं वो निकल गए अगले साल? जस्टिस साहब ने और इश्तियाक साहब दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं वो तो वाजे कर दी कि अब डिलिमिटेशन तो होनी है।
इलेक्शंस एक्ट भी बड़ा वाज है, इसमें सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के इलेक्शन कमीशन अगर ऑफिशियली पब्लिश हो जाए, जो आज ऑफिशियली पब्लिश हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन डिलिमिट करेगा। तो डिलिमिटेशन का अगर प्रोसेस चलाते हैं और इन्हें और वो लीगल प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट डिलिमिटेशन हो जाए। उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी होगी, 30 दिन देने होंगे ऑब्जेक्शन करने के लिए, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होगा, उसके बाद क्या हुआ जी? हेलो जी आवाज़ आ रही है, बोलें मुदस्सिर साहब। जी, तो उसमें अब जो लीगल प्रोसेस है वो 3 से 4 महीने का तो कम से कम है ही। तो उसके बाद कहीं जाके कॉन्स्टिट्यूंसीज की शक्ल बनेगी, तो इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होगा। अगर तो डिलिमिटेशन होती है तो 6-7 महीने तो इलेक्शन आगे चले जाएंगे। फरवरी से पहले तो मुमकिन नजर नहीं आते। अच्छा, इसमें आप क्या समझते हैं, लेकिन मुझे ज़रा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं। वेलकम बैक। अब शाइख उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो जो ये फ़ैसला है मुश्तरका मफादात की कौंसिल का, उसको चैलेंज करने जा रही है। आपको लगता है कि आइनी और कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश है? देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बार को इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। उनका काम है कि बार सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक काम करे। सुप्रीम कोर्ट को क्या ताल्लुक इससे कि इलेक्शन कब हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, ये तो उनका काम नहीं। ये तो मैं तो एज ए सुप्रीम कोर्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो फैसला है, अगर ये चैलेंज होता है तो क्या आपको लगता है आइनी तौर पर? नहीं, उससे चैलेंज करने से कोई फायदा नहीं है। चैलेंज करने से जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन के शिक के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना। आइन में साफ लिखा हुआ है कि जो प्रीसीडिंग सेंसस है उसके बेसिस पे होना है। तो जब प्रीसीडिंग सेंसस तो है रहा, ये अलग बात है कि इन्होंने जो काम इनको मई में करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं। अगर वो अब शुरू करेंगे तो 4-5 महीने लग जाएंगे। तो ये तो फजूल बात है कि वो चैलेंज कर रहे हैं उसको, ये चैलेंज कर रहे हैं। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। और ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है बार एसोसिएशन, मुझे मालूम नहीं। आजकल अनफॉर्चुनेटली हर एक आदमी जो है वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए और बातें करे और वहाँ पर ये सब कुछ अखबारों में इश्तहार आए, इधर उधर आए। काम नहीं होता कोई आज। इसमें शाइख उस्मानी साहब एक सवाल और पैदा होता है कि ये जो अब सारा मामला है, इससे आप ये समझते हैं कि आइनी और कानूनी तौर के ऊपर ये जो ख्याल किया जा रहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, वो तो अब नहीं होते हैं। तो जो आइन है वो इससे मुतासिर हो रहा है, या कि जो काम हो रहा है वो आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक ही हो रहा है? नहीं, देखिए, इसमें तो कमज़ोरी है ना। जो हुकूमत थी इस वक्त, उसका काम ये था कि वो एम्फसाइज करती इलेक्शन कमीशन को कि आप डिलिमिटेशन शुरू कर दें। जैसे ही मई में सेंसस हुआ था, उनको चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि आप करें। लेकिन उस वक्त तो ये हुकूमत जो थी हमारी, वो नहीं चाहती थी इलेक्शंस, तो इस वजह से वो नहीं किया उन्होंने। अब तो ये इनकी कमज़ोरी और गलती है ना, जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं और अब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम को। तो कसूर तो गवर्नमेंट का है, इनकी इनकॉम्पिटेंस का है। अच्छा, अब इश्तियाक अहमद ख़ान साहब ये फरमाएगा कि ये बड़ा कहा जा रहा है कि जी आइन की रूगर्दानी हो रही है, आइन से इनहराफ हो रहा है, आइन जो है उसको हमने उताक पे रख दिया है। अब जो कुछ भी है कि अगर मरदमशुमारी हुई है और उसकी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल ने देनी है, वो देनी है। क्या नई मरदमशुमारी हुई है। अब उसके नतीजे में जो हल्का बंदियाँ हैं वो इंतखाबात से पहले आइनी तकाज़ा है, बिल्कुल आइनी तकाज़ा है। तो फिर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी का वावेला और शोर क्यों है? फिर मतलब अगर ताख़ीर हो रही है तो वो आइनी तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए हो रही है ना? नदीम भाई, मैंने पहले अर्ज किया है कि इसकी टाइमिंग जो है वो मेलाफिडिस में एक्स करती है, क्योंकि उसमें जो
इलेक्शन कमीशन का काम था, उसने काम नहीं किया। जो हुकूमत वक्त का फर्ज था वो उन्होंने अदा नहीं किया। आइन तो वैसे मेरे से सच पूछे तो आइन तो मुल्क में एक मुअत्तली की सूरत में मौजूद है। मैं इसको जिस तरह से ब्लेटेंटली वायलेट किया गया है पिछले 3-4 महीनों के अंदर आइन को, तो वो तो बातें मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत दफ़ा हमने इश्तियाक आपस साहब, में ये की जो हैं। आप बात कर लेकिन रहे हैं ना, यहाँ पे ये काम हर हुकूमत करती है और इसमें सारे देखिए इस हमाम के अंदर नज़र आ रहे हैं कि वो किस कैफियत में है। इस पे ये कोई नहीं कह सकता कि आज आइन को ख़तरा हुआ है, इसको ये कोई नहीं कह सकता कि आज आइन के तकाज़ों को पूरा के बरखिलाफ़ जाया जा रहा है। मतलब आप हर एक को इसी पैमाने पर नाप सकते हैं और हर एक का कद पिछले से बड़ा निकलेगा। देखिए, मैं ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये फैक्ट्स के ऊपर, ये जो आप पिछले सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को निकालेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें फिट इन होती हैं कि पहले इलेक्शंस की डेट्स दी गई, वो इलेक्शन की डेट्स के ऊपर अमल नहीं किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद हुकूमत ने एक फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने एक दिया, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट को तब्दील किया गया, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात वो दिए गए कि सारी की सारी जिम्मेदारी। जब एक्ट को तब्दील किया, तो जब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात दिए, तो इलेक्शन कमीशन तो उस वक़्त तैयार होना चाहिए था। जब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने उस मैंडेट को, इलेक्शन एक्ट को वायलेट किया है, आइन को वायलेट किया है, तो फिर लोग क्यों ये ना कहें कि जी इस वक़्त अमली तौर पे आइन मुअत्तल है? कहाँ है फंडामेंटल राइट्स? कहाँ है लोगों की वेलफेयर? किस लिए ये सारे कवानीन बनाए जाते हैं? ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो नहीं, फेलियर ऑन ये द पार्ट ऑफ द इस गवर्नमेंट पे है। इश्तियाक अहमद साहब, मेरा फिर आपसे सवाल होगा, मैं आता हूँ वापस कि ये जो आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, इसका क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। मैं इस पर सवाल लेकर आपके पास आऊँगा, लेकिन मुदस्सिर रिजवी साहब, अब जो ये इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़्यादा मौसर अंदाज में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो करवा पाएगा, वो ज़्यादा एक रोल अदा कर पाएगा कि एक गैर जानिबदारी और एक शफाफियत आ सके, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरीके से माजी में इंतखाबात होते रहे हैं, अगर इंतखाबात होते हैं तो ये उसी का तसलसल होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन का बड़ा, इलेक्शन एक्ट के प्रीव्यू में अगर देखें तो बड़ा लिमिटेड सा रोल है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं, उस पर हमें शायद इस वक्त बहस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास खासे से ज़्यादा पावर्स हैं, और इस नई अमेंडमेंट्स में भी इलेक्शन कमीशन को खासे नए पावर्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास अब ये इख्तियार है कि पब्लिक सर्वेंट्स और इलेक्शन ऑफिशल्स और पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो इलेक्शन में किसी किस्म का इंटरफेयर करते हैं या और वो सस्पेंड या विड्रॉ का पहले इख्तियार था, अब उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करने का भी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार तो बेइंतहा हैं, और शायद मजीद इख्तियार देने की इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन इन इख्तियारात को एजेटिवली इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो उन्होंने शायद कुछ करना शुरू भी किए थे। उन्होंने डस्का के इलेक्शन में हमने देखा था, एक बड़ा एजेटिव सा इलेक्शन कमीशन हमें नज़र आया था। लेकिन कुछ तरामीम इसमें इस किस्म की भी हैं जिससे डीलिमिटेशन की क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। इस वक्त जो डीलिमिटेशन हुई हुई है, जो प्रीसीडिंग सेंसस पे अगस्त 2022 में फाइनल नोटिफाई हुई थी, उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो अब शायद फिक्स किए जा सकते हैं। पाकिस्तान इलेक्शंस एक्ट जो है उसके मुताबिक जो वेरिएंस है कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी हमारे पास वो 82 के करीब नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो या तो छोटी हैं उस वेरिएंस के प्रिंसिपल पर, या बहुत बड़ी हैं। एक मिसाल देता हूँ, बन्नू में तकरीबन 12 लाख पर मुश्तमिल 12 लाख लोगों पे मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और प्रोविंशियल कोटा था खैबर पख्तूनख्वा का 7,88,000 का। लेकिन टांक में थोड़ी आगे एक डिस्ट्रिक्ट है टांक, वहाँ पे 4,27,000 लोगों पे मबनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसी तरह पंजाब में एक सबसे छोटी नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी झेलम 2 है, NA 61 5,73,000 पर है।
और थोड़ा आगे जाएं तो हाफिजाबाद में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो 11,56,000 पे है। तो ये इक्वल सफरेज के जो इश्यूज हैं ये अभी भी मौजूद हैं, और शायद अगर डिलिमिटेशन हम करते हैं तो इनको एड्रेस करने की अब गुंजाइश भी मौजूद है, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर इलेक्शन कमीशन को पाबंद नहीं किया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज का ख्याल रखे अगर तो वेरिएंस बढ़ रही है। यानी जेहलम और पिंडी के कुछ इलाकों पर मबनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा सकती है। पहले लॉ में जो इंटीग्रिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थी उसको सख्त तरीके से मना किया गया था कि उसको आप नहीं ब्रीच कर सकते। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि, और ये बहुत फंडामेंटल सी चीज़ है इक्वल सफरेज, इस राइट का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी जिक्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वल सफरेज की का बात जिक्र है। है। मैं इस तरफ आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब मैं ज़रा इश्तियाक साहब आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि गुजारिश ये है कि अगर ये सारा सिलसिला हो जाता है, हल्का बंदियाँ हो जाती हैं, करेक्टिव मेयर्स आ जाते हैं, तो आप ये नहीं समझते कि ये फिर बेहतर सूरत हाल जो है वो हो जाएगी, और जो एक ये डिसबैलेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा? देखें जी, बेहतरी की तवक्को तो हर वक्त रहती है और तमन्ना भी हर शख्स के अंदर होती है। मैं तो ये कहता हूं कि डिलिमिटेशंस के बाद भी इलेक्शंस करवा दें तो बड़ी बात है। ये किसी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ईदर वे ये कौन सी कोई सेटलमेंट है, कोई इशू है, इट इज़ टू बी रिजॉल्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरा तो अब ये कहना है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक डिलिमिटेशंस करके भी ये इलेक्शंस करवा दें। 3 महीने के अंदर डिलिमिटेशंस हो सकती है। ये 4-5 महीने अगर इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे, 3 महीने में करवा लें, चौथे महीने में इलेक्शन करवा दें, 5वें महीने में इलेक्शन करवा दें। ये कोई ज़रूरी है कि कुछ फरवरी में जाके कोई चीज़ करनी है, या जनवरी में नहीं हो सकते, या दिसंबर में नहीं हो सकते। फरवरी में मामला अगर चला जाता है इश्तियाक साहब, तो मार्च में तो फिर शायद रमज़ान आ जाएगा, अप्रैल में ईद आ जाएगी, फिर मई में नहीं सर, इससे मई ज़्यादा अच्छा है, मौसम नहीं है कि सेनेट की टर्म खत्म हो रही है मार्च में। शायद लोगों को एहसास नहीं है, आपके सेनेट की एक टर्म खत्म हो रही है, बहुत सारे सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, आधे सेनेटर्स। ये तो हाँ, जो सेनेटर्स जो है वो 6 साल के लिए इलेक्ट हुए थे, उनमें से आधे जो हैं वो मार्च में खत्म हो जाएंगे। अगर असेंबलियां ही नहीं होंगी तो उन सेनेटर्स को कहां से इलेक्ट किया जाएगा? बात ये है कि इलेक्शंस करवाना मकसद होना, तो इलेक्शन कमीशन दिन रात काम करे, उसका काम और क्या है। 3 महीने में डिलिमिटेशन उन्होंने 4-5 महीने मांगे थे ना, आपके सामने इलेक्शन कमिश्नर का वो स्टेटमेंट मौजूद है। तो भाई ये अगर काम करना चाहें तो काम हो सकता है। चले अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर में हो जाएंगे, नवंबर में नहीं होंगे, दिसंबर में हो जाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये फरवरी में ही लेके जाएंगे? हर बंदा फरवरी की बात कर रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि उसमें क्या रैशनल क्या है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होते हैं तो फिर असेंबलियां बनेंगी, तो फिर जाके सेनेट का इलेक्शन भी होगा। ये लोगों को ये एहसास नहीं है कि एक हाउस ही खत्म हो रहा है आपका, आधे बंदे ही उसमें जा रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें मुदस्सर रिजवी साहब, मैं आता हूँ इश्तियाक साहब। मुदस्सर रिजवी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो नई हल्का बंदियाँ होंगी, कौमी सतह पे और सूबाई सतह पे क्या फ़र्क आएगा? देखिए, जो सेंसस के फिगर्स हैं उससे प्रोविंशियल लोकेशन में तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी जितनी जिस प्रोविंस की सीट्स हैं उतनी ही रहेंगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में जाकर सीट्स बदलेंगी। यानी मिसाल के तौर पे पेशावर की प्रोविंशियल असेंबली की एक सीट कम हो जाएगी। इस तरह की अभी वो डिटेल में आए, डिटेल में ये डेटा आ जाए, उसको एनालाइज कर लें, इलेक्शन कमीशन कोटा निकालेगा, तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि विद इन डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सीट्स बढ़ रही हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोविंशियल असेंबली की मिसाल के तौर पे सीट्स कम हो रही हैं, नेशनल असेंबली। लेकिन ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूंसी के वो खदोखाल नहीं रहेंगे जिसपे सियासी जमातें 2018 का इलेक्शन लड़के आई, उसमें थोड़ी सी तब्दीली तो 2022 में हो गई थी, लेकिन 2018 वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं होंगी।
और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज की अपनी रियलिटी होती है जो सियासतदान बेहतर समझते हैं। और इस दफ़ा एक जो अमेंडमेंट की गई है, ये जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें शायद डिस्ट्रिक्ट की इंटीग्रिटी की भी ज़रूरत नहीं है, तो शायद क्रॉस डिस्ट्रिक्ट भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो सके, यानी जेहलम और पिंडी के कुछ हिस्से मिलके भी कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती हैं। तो लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा का, उसका एनालिसिस कर लें तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रही हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज प्रोविंशियल या नेशनल की, और किस डिस्ट्रिक्ट में कम हो रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पे आप ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क ना कौमी सतह पे पड़ेगा ना सूबाई सतह पे पड़ेगा। जी, कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो डिस्ट्रिक्ट के कोटे हैं उसमें यकीनन फ़र्क पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूंसीज के खदो खाल में फ़र्क पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी पे वही इलाकों पे मुश्तमिल हो जो 2018 के इलेक्शन में, मतलब नंबर्स वही रहेंगे, नंबर्स वही रहेंगे, उस पर कोई फ़र्क नहीं आने का। नहीं उसमें कोई नहीं आएगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि पेशावर में अगर 14 प्रोविंशियल की सीटें थी तो अब 13 हो जाएं, और सवात में अगर 7 थी तो अब 8 हो जाएं। 8 हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें शाइख उस्मानी साहब जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है कि अगर आप इलेक्शन में ताख़ीर करते हैं तो जो सेनेट जो है वो आधे अफराद पर मुश्तमिल हो जाएगी, और क्या आप अपर हाउस को इस तरीके से रख सकते हैं कि वो आधा खाली हो, और क्या आइनी तौर के ऊपर ये सूरत हाल जो है ये सस्टेनेबल हो सकती है, क्या इस पर होगा? देखिए, ये तो अनअवॉइडेबल है ना, क्योंकि सेनेट तो डिसॉल्व नहीं होती, सेनेट तो रहती है, और उसके जो मेंबरान होते हैं उनकी अपनी टर्म होती है 6 साल या 3 साल, और वो जो आइन में ये है कि उनकी टर्म ख़त्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवाने होते हैं। अगर उस सूरत में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि प्रोविंशियल असेंबली नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं होंगे, तो उसके मतलब वो एक सेनेट की सीट खाली रहेगी। तो ये तो प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन बस सूरत देखिए, अब जो भी हो सिचुएशन ये है कि अब बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में कि इलेक्शन हो। बहुत हो गया है, क्या पिछले 5-6 महीने से यही चल रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूजन और केओस है। इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है और करवाना चाहिए उनको। इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए कि आप 2-3 महीने के अंदर हल्काबंदियाँ कर दें और इलेक्शन करवा दें। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है डिले करने में। वो ये कि चूँकि MQM वालों ने शोर मचाया हुआ था कि किसी सूरत में भी पुरानी जो डिलिमिटेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट। तो मेरे ख्याल में चूँकि MQM इनकी पार्टनर है तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने समझा कि सबसे अच्छा ये है कि दे शुड किल 2 birds with 1 stone। पोस्टपोन कर दें, उनका अपना भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी देर होगी उतने इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी हो जाएगी, और वो दूसरा ये कि MQM पे पुश हो जाएगी। लेकिन इसमें शाइख उस्मानी साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि सेनेट खाली होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक खाली रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, तो वो तो यू कांट अवॉइड दैट। आप ज़बरदस्ती और सेनेटर नहीं बैठा सकते ना वहाँ पर। हाँ, नहीं मतलब उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, फर्क कोई पड़ता है लेजिस्लेशन में। हाँ। जब जाता है सेनेट के पास, सेनेट की अपनी वैल्यू तो पाकिस्तान में निल है, यहाँ पे सेनेट होनी नहीं चाहिए थी, वो अलग बात है। तो सेनेट तो उन्होंने से लोगों को खुश करने के लिए सेनेटर बनाए हुए हैं, वरना सेनेट की तो कोई खास वैल्यू नहीं है। आज तक तो कोई कारनामा सेनेट ने अंजाम नहीं दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो कौमी असम्बली ने भी कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया कि जो कह सके कि क्या है, लेकिन जाहिर है जमहूरी पर्पज़ के लिए तो ज़रूरी है। अब इसमें इश्तियाक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि क्या लगता क्या है कि IMF के मुआहदे तक मामलात यूं ही चलेंगे? मैंने पहले भी कहा है कि बात यह है कि किसी तरह से भी अगर हो सकता है तो दिसंबर से पहले इलेक्शंस करवाने चाहिए। IMF का मुआहदा चलता रहेगा ना, कौन सा उसमें कोई गैप आ जाना है। 9 महीने का है तो 9 महीने कब खत्म होने हैं? ये कोई इशू नहीं है, कोई उसमें कोई गारंटी, सॉवरन गारंटी ये तो नहीं है कि इसी गवर्नमेंट ने इसको पूरा करवाना है या इसी सेटअप ने पूरा करवाना है। ये गवर्नमेंट तो जा रही है, केयर टेकर आएगी, तो केयर टेकर के लिए एक अपना मैंडेट है, वो भी आइन के अंदर दिया गया है। अब उसका मकसद क्या है? उसका मकसद कभी भी सेंसस करवाना, डिलिमिटेशन करवाना नहीं, उसका मकसद इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन करवाने के लिए उनके पास जो वक्त होगा वो आइन में दिया गया है।
मैं यही कहता हूं कि कुछ थोड़ा वक्त अगर ज्यादा ले लिया जाए, लेकिन इसको इस तरह से ना किया जाए। इश्तियाक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद खान साहब, और बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।